हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू द हिंदू इंटेलिजेंस बाय प्रकेश। आज तारीख है 1 अगस्त और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज ऑन फ्रंट पेज। ट्रम्प टाउट्स गाजा डील, हमास सीक्स इजरायली एग्जिट। सबसे पहले एक खबर समझते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि गाजा सीज फायर की निगरानी के लिए बनाई गई बोर्ड ऑफ पीस ने हमास तथा दूसरे पैलेस्टीनियन आर्म्ड ग्रुप्स के कंप्लीट डिसआर्मामेंट पर एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट हासिल कर लिया है। ट्रंप द्वारा प्रस्तुत ट्रंप ने जो अपना फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया उसके अनुसार हमास तथा अन्य आर्म्ड ग्रुप्स अपने वेपन छोड़ेंगे और इजरायली फोर्सेस गाजा से विथड्रॉ करेंगी और ट्रांजिशन पीरियड में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तथा एक नई पैलेस्टीनियन पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी। इसके बाद गाजा में एक नई पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी। वहीं पे हमास ने भी अपना रिएक्शन दिया। हमास की प्रतिक्रिया से ऐसा स्पष्ट हुआ कि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अभी कोई पूर्ण सहमति नहीं बनी है। हमास ने कहा कि वह वेपन्स छोड़ने और गाजा का शासन समाप्त करने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन इससे पहले इजरायली फोर्सेस को गाजा से वापस जाना होगा और पैलेस्टीनियंस की किलिंग रुकनी चाहिए। और यहीं पे जो इजरायली पोजीशन है ठीक इसका उल्टा है। इजरायल चाहता है कि पहले हमास का डिसआर्मामेंट वास्तविक और वेरीफाइबल तरीके से पूरा हो, उसके बाद ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस के विथड्रॉवल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसी बीच एक अन्य पैलेस्टीनियन आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने अग्रीमेंट से जुड़ी रिपोर्ट्स को इनएक्यूरेट बताया। इसलिए यह खबर किसी फाइनल और फुल्ली इंप्लीमेंटेड पीस ट्रीटी की नहीं है। यह एक ऐसा प्रपोज्ड पॉलिटिकल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की खबर है जिसमें दोनों पक्ष ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन पहला और सबसे रिस्की कदम कौन उठाएगा इस पर अभी तक डिसएग्रीमेंट बना हुआ है। आइए इस न्यूज का मूल क्रक्स समझते हैं। इस खबर का जो मूल क्रक्स कोर आर्गुमेंट है कि गाजा में पीस प्रोसेस की सबसे बड़ी समस्या केवल युद्ध रोकना नहीं बल्कि ट्रस्ट और सीक्वेंसिंग है। हमास को डर है कि यदि उसने पहला वेपन छोड़ दिया तो उसके पास इजरायली विथड्रॉवल सुनिश्चित कराने का कोई लिवरेज नहीं बचेगा। दूसरी ओर इजरायल को डर है कि यदि उसने पहले ट्रुप्स वापस बुला लिए तो हमास ने वेपन्स, टनल्स और कमांड नेटवर्क बचाकर रख लिया तो गाजा भविष्य में फिर अटैक्स का बेस बन सकता है। इसलिए दोनों पार्टी को लगता है, दोनों पक्षों को लगता है डिसआर्मामेंट और विथड्रॉवल आवश्यक तो है, लेकिन कोई भी पहले खुद को वल्नरेबल नहीं बनाना चाहता। इसका सिलेबस मैपिंग करें तो यूपीएससी में यह विषय जीएस पेपर 2 के अंतर्गत वेस्ट एशिया इंटरनेशनल मीडिएशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस कीपिंग, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट गवर्नेंस के लिए उपयोगी, मेनली इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन के लिए। ऐसे में पीस विदाउट ट्रस्ट, सिक्योरिटी वर्सेस सेल्फ जैसे इशू में इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इस पूरे कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें गाजा का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि हमास और इजरायल एक दूसरे की गारंटीज पर इतना अविश्वास क्यों करते हैं। और इसे समझने के लिए पहले गाजा की ज्योग्राफी, वहां की पॉलिटिकल अथॉरिटी और 2005 के बाद के डेवलपमेंट को देखना पड़ेगा। गाजा स्ट्राइप मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित एक बहुत ही नैरो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है। इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ और ईस्ट में इजराइल और साउथ वेस्ट में इजिप्ट। गाजा और इजिप्ट की सीमा पर रफाह क्रॉसिंग स्थित है जो सिविलियन, पेशेंट्स और ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज की मूवमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूट है। गाजा और वेस्ट बैंक दोनों पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन दोनों ज्योग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, जबकि गाजा मेडिटेरेनियन कोस्ट पर है। यह ज्योग्राफिकल सेपरेशन पॉलिटिकल डिवीजन के साथ भी जुड़ी हुई है। गाजा पर हमास का कंट्रोल है, जबकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पीए का एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस मुख्यतः वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। हमास एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल और आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसने 2007 में गाजा पर पॉलिटिकल तथा मिलिट्री कंट्रोल अपना एस्टैब्लिश किया और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और हमास के बीच लंबे समय से पॉलिटिकल राइवलरी भी चल रही है। इसलिए जब कोई पीस प्रपोजल नई पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट की बात करता है तो यह स्पष्ट करना आवश्यक होता है कि उस गवर्नमेंट में कौन शामिल होगा। क्या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गाजा में वापस आएंगी? क्या गाजा के लोकल रिप्रेजेंटेटिव को स्थान मिलेगा? क्या हमास के पॉलिटिकल मेंबर्स की कोई भूमिका होगी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटर्नल एक्टर्स, किसी बाहरी एक्टर्स की सुपरविजन में चलेगा? इस प्रकार गाजा कॉन्फ्लिक्ट केवल इजरायल और हमास के बीच मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, यह पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन और गवर्नेंस का भी प्रश्न है।
अब आते हैं 2005 की घटना पे। 2005 के इजरायली विड्रॉल के बाद भी ये डिस्प्यूट क्यों बना रहा? 2005 में इजराइल ने गाजा के भीतर अपनी परमानेंट सेटलमेंट्स और ग्राउंड फोर्सेस हटा ली, लेकिन गाजा के एयर स्पेस, मैरीटाइम एक्सेस और अधिकांश एक्सटर्नल मूवमेंट पर इजरायली कंट्रोल या रेस्ट्रिक्शंस बना रहा। इसलिए इजरायली विड्रॉल को दोनों पक्ष एक ही अर्थ में नहीं देखते। इजरायल मिलिट्री ट्रूप्स और सेटलमेंट हटाने को विड्रॉल मान सकता है, जबकि पैलेस्टीनियन पर्सपेक्टिव्स में बॉर्डर मूवमेंट, सी एक्सेस, एयर स्पेस, गुड्स के फ्लो पर एक्सटर्नल कंट्रोल भी महत्वपूर्ण है। मतलब ये एक हॉलिस्टिक अग्रीमेंट चाहता है। 2007 में हमास ने गाजा पर अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया और उसके बाद इजरायल और इजिप्ट ने बॉर्डर पर लगने वाले रेस्ट्रिक्शंस को और कठोर कर दी। अब इजराइल का तर्क था कि वेपन्स, फाइटर और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की मूवमेंट रोकने के लिए रेस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं। दूसरी ओर पैलेस्टीनियंस और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इन रेस्ट्रिक्शन ने ट्रेड, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और ऑर्डिनरी सिविल लाइफ को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसके बाद हमास और इजराइल के बीच कई राउंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुए। हमास तथा दूसरे आर्म्ड ग्रुप ने रॉकेट्स और कई तरह का अटैक किए, जबकि इजराइल ने एयर स्ट्राइक और मिलिट्री ऑपरेशंस किए। अक्टूबर 2023 के हमास अटैक और इसके बाद इजराइल के लार्ज स्केल मिलिट्री कैंपेन ने इस संघर्ष को अत्यंत डिस्ट्रक्टिव बना दिया। परिणाम स्वरूप आज नेगोशिएशन केवल फायरिंग रोकने तक सीमित नहीं रह गई। उसके 4 इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस जिसका हमें उत्तर चाहिए। हमास के वेपन्स और मिलिट्री नेटवर्क का क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन कि इजरायली फोर्सेस कब और कहां तक विड्रॉ करेंगे? तीसरा, दोनों के हटने के बाद गाजा की सिक्योरिटी कौन संभालेगा? चौथा, गाजा पर लेजिटिमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी किसकी होगी? यहीं पे सीज फायर और परमानेंट पीस सेटलमेंट के बीच अंतर सामने आता है। सीज फायर का अर्थ है कि दोनों पक्ष फाइटिंग रोक दें। इससे सिविलियंस को राहत मिल सकती है, ह्यूमैनिटेरियन एड आपको मिलना शुरू हो जाएगा, निगोशिएशंस के टाइम मिल जाएगा, लेकिन सीज फायर कन्फ्लिक्ट के पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉजेस को अपने आप समाप्त नहीं करता। इसके विपरीत पीस अग्रीमेंट एक ब्रॉडर, कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक सेटलमेंट होता है। इसमें वेपन्स, ट्रूप्स, टेरिटरी, बिजनेस, गवर्नेंस, रिकंस्ट्रक्शन और फ्यूचर सिक्योरिटी गारंटी जैसे मुद्दों पर अग्रीमेंट बनाया जाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, हमास रॉकेट्स रोक दे और इजराइल बॉम्बार्डमेंट रोक दे, फिर भी यदि हमास के वेपन्स, इजरायली मिलिट्री प्रेजेंस और गाजा के फ्यूचर गवर्नेंस का प्रश्न अनरिजॉल्व रहे तो कॉन्फ्लिक्ट दोबारा हो सकता है। इसलिए ट्रंप का जो फ्रेमवर्क है केवल फायरिंग रोकने की बात नहीं करता, वो डिसआर्मामेंट, विड्रॉवल, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, पैलेस्टीनियन गवर्नेंस को एक ही प्रोसेस से जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इसी पॉइंट पे सबसे कठोर, सबसे कठिन प्रश्न आता है, इन स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप कौन उठाएगा? और समटाइम दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग डिलेमा। हमास का आर्गुमेंट है कि इजरायली मिलिट्री प्रेजेंस जारी रहते हुए डिसआर्मामेंट करना सरेंडर करने के समान है। यदि उसने पहला वेपन छोड़ दिए तो उसके पास इजराइल से विड्रॉल इन्फोर्स कराने का कोई प्रैक्टिकल लीवरेज नहीं रहेगा। वहीं इजराइल का आर्गुमेंट इसका अपोजिट है। यदि उसने पहले ट्रूप्स वापस बुला लिए और हमास ने रॉकेट्स, एक्सप्लोजिव और अंडरग्राउंड टनल्स तथा कमांड नेटवर्क बचा के रख लिया तो गाजा भविष्य में फिर अटैक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए जो पोजीशन है वो इस तरह बनती है। हमास कहती है कि पहले इजरायली विड्रॉवल हो, फिर हम डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ेंगे। इजराइल कहता है कि नहीं, पहले वेरीफाइड डिसआर्मामेंट हो जाए फिर विड्रॉवल होगा, और इसी को सीक्वेंसिंग डिलेमा कहा जा सकता है। दोनों एक्शन आवश्यक हैं, लेकिन कोई भी पक्ष पहले कदम के बाद स्वयं को दूसरे पक्ष की गुडविल पर डिपेंडेंट नहीं करना चाहता, और इस डेडलॉक का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन साइमल्टेनियस और फेज्ड इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ एक ही दिन में हो जाए, इसके बजाय दोनों प्रोसेसेस को छोटे मेजरेबल स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमास पहले आइडेंटिफाइड कैटेगरी के वेपन सरेंडर करें, इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स उसकी वेरिफिकेशन करें, इसके बदले इजराइल एक निश्चित जोन से ट्रूप्स हटाए, अगले चरण में फिर फर्दर डिसआर्ममेंट हो और फर्दर विड्रॉवल हो। सो इस अरेंजमेंट में प्रत्येक एक्शन दूसरे पक्ष के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन को ट्रिगर करेगा, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब कोई न्यूट्रल मैकेनिज्म ये तय कर सके कि दोनों पक्षों ने अपने कमिटमेंट्स वास्तव में पूरे किए। अब यहीं पे एक और बहुत बड़ा कठिन प्रश्न आता है कि डिसआर्मामेंट को वेरीफाई करना इतना कठिन क्यों है? सो हमास वेपन छोड़ देगा, ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन ग्राउंड पर डिसआर्मामेंट केवल विजिबल राइफल्स, रॉकेट्स जमा कराने तक ही सीमित नहीं होगा कि हमास से हमने राइफल्स, रॉकेट्स ले लिए तो डिसआर्मामेंट हो गया। वेरिफिकेशन कराने वाली अथॉरिटी को देखना होगा कि हिडन वेपन्स और एक्सप्लोसिव्स कहां हैं, अंडरग्राउंड टनल डिसमेंटल हुए या नहीं, रॉकेट प्रोडक्शन फैसिलिटीज बंद हुई या नहीं, आर्म्ड कमांड स्ट्रक्चर समाप्त हुआ या अंडरग्राउंड चला गया।
वेपन्स की नई स्मगलिंग रोकने की व्यवस्था क्या होगी? दूसरे पैलेस्टीनियन आर्म्ड ग्रुप्स भी अग्रीमेंट मान रहे हैं या नहीं? यदि वेरिफिकेशन केवल इजराइल करे तो हमास उसे न्यूट्रल नहीं मानेगा। यदि हमास स्वयं कंप्लायंस घोषित कर दे तो इजराइल उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इस फ्रेमवर्क का सेंट्रल एलिमेंट बनेगा। लेकिन वेपन्स और टनल का प्रश्न हल होने के बाद भी समस्या समाप्त नहीं होगी। अगला सवाल होगा जो आर्म्ड फाइटर्स हैं उनका क्या होगा? ये भी एक वैल्यूएडिशन पॉइंट बता रहा हूं कि पोस्ट सेटलमेंट्स में डीडीआर फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीडीआर मतलब डिसआर्मामेंट, डीमोबिलाइजेशन एंड रीइंटीग्रेशन फ्रेमवर्क। डिसआर्मामेंट्स में वेपन्स हटाए जाते हैं, डीमोबिलाइजेशन में आर्म्ड यूनिट्स और उनके कमांड स्ट्रक्चर्स फॉर्मली डिसॉल्व कर दिए जाते हैं, और रीइंटीग्रेशन में फॉर्मर फाइटर्स को सिविलियन लाइफ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या लॉफुल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस में शामिल करने की कोशिश की जाती है। मान लो फाइटर्स से वेपन्स ले लिए गए लेकिन उन्हें इनकम, सोशल एक्सेप्टेंस, पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में फिर से वो नए आर्म्ड ग्रुप्स बना सकते हैं या ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल हो जाएंगे। इसलिए सस्टेनेबल पीस केवल वेपन कलेक्शन से नहीं बनेगा, उससे फॉर्मर फाइटर्स को फ्यूचर और सोसाइटी में रीइंटीग्रेशन को भी एड्रेस करना पड़ेगा। अब यदि हमास का आर्म्ड स्ट्रक्चर समाप्त होता है और इजरायली फोर्सेस भी धीरे धीरे विड्रॉ करती हैं तो दोनों को बीच टेम्पररी सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा हो सकता है, और इसी वैक्यूम को भरने के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और नई पैलेस्टीनियन पुलिस भी प्रस्तावित की गई है। अब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? सिक्योरिटी वैक्यूम एक ऐसी स्थिति होती है जिससे पुरानी मिलिट्री या गवर्निंग अथॉरिटी हट चुकी है लेकिन नई अथॉरिटी अभी प्रभावी रूप से स्थापित नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में आर्म्ड गैंग्स, लूटिंग, रिवेंज अटैक, एड, जो फाइनेंशियल एड वगैरह उसका एड का डाइवर्जन, इंटरनल क्लासेस बढ़ सकते हैं। इसलिए ट्रांजिशन पीरियड में टेम्पररी मल्टीनेशनल फोर्स लॉ एंड ऑर्डर तथा सीज फायर मॉनिटरिंग में सहायता कर सकती है। लेकिन केवल फोर्स की घोषणा पर्याप्त नहीं होगी। यहाँ पे ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल होंगे। इसका कमांड किसके पास होगा? क्या इसे यूएन मैंडेट मिलेगा? ये इजरायली मिलिट्री और पैलेस्टीन अथॉरिटी के बीच कैसे काम करेगी? ये कितने समय तक गाजा में रहेगी? ये किन परिस्थितियों में फोर्स इस्तेमाल करेगी? और इन प्रश्नों का उत्तर फोर्स के मैंडेट और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में ही मिलेगा हमें। लेकिन एक बात याद रखें फिर कि ये इंटरनेशनल फोर्सेस परमानेंट गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। बाहरी फोर्स ट्रांजिशन को स्टेबलाइज कर सकती है लेकिन डेली पुलिसिंग अंततः लोकली एक्सेप्टेड पैलेस्टीनियन इंस्टीट्यूशन को ही संभालनी होगी। अब इसी के साथ नई पैलेस्टीनियन पुलिस और सिविल गवर्नमेंट, सो नई पैलेस्टीनियन पुलिस को ऑर्डिनरी क्राइम्स, ह्यूमैनिटेरियन रूट्स, एड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक गैदरिंग, लोकल डिस्प्यूट संभालने होंगे। लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी केवल ट्रेनिंग और इक्विपमेंट से नहीं बनेगी। यदि उसे एक्सटर्नल पावर्स द्वारा इम्पोज्ड फोर्स माना गया तो लोकल पॉपुलेशन उस पर फिर भरोसा नहीं करेगी। और यदि किसी एक पॉलिटिकल फैक्शन के फाइटर्स को बिना स्क्रीनिंग के पुलिस में शामिल कर लिया गया तो पुलिस न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन के बजाय नई मिलिशिया बन सकती है। इसलिए ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सिविलियन कंट्रोल और जुडिशियल ओवरसाइट बहुत ही आवश्यक होंगे। लेकिन पुलिस केवल लॉ एंड ऑर्डर संभाल सकती है। गाजा में हॉस्पिटल, स्कूल्स, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। यही गवर्नेंस से लेजिटिमेसी का प्रश्न निकलता है। एडमिनिस्ट्रेशन बना देना पर्याप्त नहीं है। पैलेस्टीनियंस को उसे लॉफुल रिप्रेजेंटेटिव और जेन्युइनली पैलेस्टीनियंस भी मानना होगा। यदि गवर्नमेंट का नाम पैलेस्टीनियन हो लेकिन फंडिंग, सिक्योरिटी और पॉलिसी डिसीजन एक्सटर्नल एक्टर्स नियंत्रित करें तो वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तो हो सकता है पर लेजिटिमेट सेल्फ गवर्नमेंट नहीं। इसलिए बोर्ड ऑफ पीस की भूमिका उपयोगी होने के साथ कंट्रोवर्शियल भी बनती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस सीज फायर मॉनिटरिंग, इंटरनेशनल फंडिंग, रिकंस्ट्रक्शन और अलग अलग एक्टर्स के कोऑर्डिनेशन में सहायता कर सकती है, लेकिन उसकी एक्चुअल पावर्स स्पष्ट होनी चाहिए। क्या वह केवल कमिटमेंट्स मॉनिटर करेगी या पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट के डिसीजन अप्रूव करेगी? क्या रिकंस्ट्रक्शन फंड्स उसके कंट्रोल में होंगे? उससे पैलेस्टीनियन की कितनी रिप्रेजेंटेशन होगी? उसका मैंडेट क्या होगा? लेकिन यदि यह लंबे समय तक गाजा के पॉलिटिकल डिसीजन कंट्रोल करती है तो सोवरेनिटी का क्वेश्चन उठेगा। पैलेस्टीनियन इसे सेल्फ गवर्नमेंट के बजाय एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देखेंगे। चूंकि हमास और इजराइल एक दूसरे की गारंटी से भरोसा नहीं करते, इसलिए इजिप्ट, कतर, टर्की जैसे मीडिएटर्स इस ट्रांजिशन में ब्रिज का काम। एक और वहां पे आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। सो हमास गाजा का सबसे प्रमुख आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पीआईजे भी वहां पे सक्रिय है। अब पीआईजे ने इस एग्रीमेंट से जुड़े रिपोर्ट्स को इनएक्यूरेट बताया। इससे संकेत मिलता है कि सभी पैलेस्टीनियन आर्म्ड ग्रुप्स कॉमन पोजीशन पे नहीं है। यदि हमास डिसआर्ममेंट स्वीकार कर ले लेकिन दूसरे ग्रुप्स वेपन्स अभी भी बनाए रखें तो इजराइल कह सकता है गाजा से सिक्योरिटी थ्रेट पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। किसी छोटे ग्रुप द्वारा किया गया रॉकेट पे पूरे सीज फायर को कोलैप्स कर सकता है। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्ममेंट फ्रेमवर्क को
हमास के साथ साथ दूसरे रिलेवेंट आर्म्ड एक्टर्स को भी एड्रेस करना होगा। सो द बैलेंस्ड कंक्लूजन, गाजा में परमानेंट पीस केवल फायरिंग रोकने से नहीं बनेगी। हमास डिसआर्मेंट की तरफ बढ़े, इजरायली विड्रॉवल हो, इंटरनेशनल वेरिफिकेशन, पैलेस्टीनियन पॉलिसिंग और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस, इन सभी को एक दूसरे से जुड़े स्टेजेस के रूप में लागू करना होगा। केवल हमास के वेपन्स हटाना पर्याप्त नहीं होगा यदि इजरायली विड्रॉवल और पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल अथॉरिटी का क्रेडिबल अरेंजमेंट न हो। इसी तरह केवल इजरायली विड्रॉवल सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि यदि रॉकेट्स, टनल और आर्म नेटवर्क्स बने रहे तो फिर से वो चीजें रिसर्फेस हो सकती हैं। इसलिए प्रत्येक पक्ष की कमिटमेंट दूसरे पक्ष के मेजरेबल एक्शन से लिंक्ड होना चाहिए। साथ ही फॉर्मर फाइटर्स के रीइंटीग्रेशन, ह्यूमैनिटेरियन रिकंस्ट्रक्शन और लोकली लेजिटिमेट गवर्नमेंट का क्लियर रोड मैप भी अत्यंत आवश्यक होगा। सो द कोर टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल इज दैट, फ्रॉम दिस न्यूज इज दैट, गाजा की सबसे बड़ी समस्या पीस की घोषणा नहीं बल्कि ट्रस्ट और सीक्वेंसिंग का क्राइसिस है। हमास को भरोसा चाहिए कि डिसआर्मेंट के बाद इजरायली विड्रॉवल होगा और इजराइल को भरोसा चाहिए कि विड्रॉवल के बाद गाजा फिर आर्म्ड अटैक्स का बेस नहीं बनेगा। जब तक दोनों गारंटी एक ही इनफोर्सेबल और इंडिपेंडेंट वेरीफाइबल प्रोसेस से नहीं जुड़ती, तब तक सीज फायर परमानेंट पीस में नहीं बदलेगी। अब चलते हैं पेज 1 की इंपॉर्टेंट न्यूज पे। लोकसभा पासेस बर्थ एंड डेथ्स बिल, फियर ओवर स्टूडेंट स्टिर। इस आर्टिकल का जो कोर आर्गुमेंट वो है कि बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स केवल सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये किसी व्यक्ति की लीगल आइडेंटिटी, एज, फैमिली रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस और वेलफेयर एंटाइटलमेंट्स की पूरी चेन पर इस पर डिपेंडेंट हो सकती है। इसलिए देर से रजिस्ट्रेशन कराने वाले जेन्युइन सिटीजन को सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन बहुत वर्षों बाद बिना पर्याप्त वेरिफिकेशन के नई एंट्री बनाना आइडेंटिटी फ्रॉड या फैब्रिकेटेड क्लेम्स का रास्ता भी खोल सकता है। सो लोकसभा ने अपोजिशन के विरोध के बीच रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2026 को वॉइस वोट से पारित किया। बिल का जो प्रमुख प्रपोजल है वो ये है कि किसी जन्म या मृत्यु की घटना के 2 वर्ष से अधिक समय के बाद रजिस्टर कराने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ऑर्डर आवश्यक है। यूपीएससी के लिए विषय जीएस पेपर 2 में पार्लियामेंट गवर्नेंस, सिविल रजिस्ट्रेशन, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, GS4 में एक्सेसिबिलिटी वेरिफिकेशन और मिसयूज ऑफ स्टेट पावर के लिए उपयोगी है। सबसे पहले सिविल रजिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड समझते हैं। देखो, हर मॉडर्न स्टेट मींस पॉलिटिकल स्टेट को ये जानना आवश्यक होता है कि उसके क्षेत्र में कितने बर्थ्स और डेथ्स हो रहे हैं। इसी सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग को हम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS कहते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट ये प्रमाणित करता है किसी व्यक्ति का जन्म कब और कहां हुआ। उसका उपयोग स्कूल एडमिशन, एज वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, मैरिज रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन और कई वेलफेयर प्रोसेस में किया जा सकता है। डेथ सर्टिफिकेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना फैमिली पेंशन, इंश्योरेंस क्लेम, बैंक अकाउंट सेटलमेंट्स, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी सक्सेशन जैसी प्रक्रियाएं अटक सकती हैं। सो यदि मृत्यु ऑफिशियल डेटाबेस में रजिस्टर न हो तो मृत व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल, राशन सिस्टम या पेंशन डेटाबेस में बना रह सकता है और यहीं से घोस्ट बेनिफिशियरीज और आइडेंटिटी मिसयूज का रिस्क पैदा होता है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन याद रखो, बर्थ सर्टिफिकेट जन्म की डेट और प्लेस का एविडेंस है, वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप सिटीजनशिप का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं बन जाता। अब आते हैं कोर क्वेश्चन पे कि रजिस्ट्रेशन समय पर हो क्यों नहीं पाती। इसके पीछे कारण है कि शहरी और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में हॉस्पिटल सामान्यतः बर्थ इंफॉर्मेशन अथॉरिटी तक पहुंचा देता है, लेकिन इंडिया में सभी बर्थ हॉस्पिटल्स में नहीं होते। रिमोट विलेजेस, होम डिलीवरीज, माइग्रेशन, पॉवर्टी, लैक ऑफ अवेयरनेस, नेचुरल डिजास्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस के कारण रजिस्ट्रेशन डिले हो सकता है। इसलिए हर डिलेड रजिस्ट्रेशन को सस्पिशियस मानना भी उचित नहीं होगा, लेकिन डिले जितनी लंबी होती है वेरिफिकेशन भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाता। मान लो कोई व्यक्ति कई वर्षों के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ बदल के गवर्नमेंट जॉब की एज लिमिट, स्कूल एडमिशन या इनहेरिटेंस क्लेम को प्रभावित करना चाहता है। यदि हॉस्पिटल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और इमीडिएट विटनेस का पता नहीं है तो फॉल्स एंट्री डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। इसी कारण से बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन लॉ में सामान्यतः डिले बढ़ने के बाद वेरिफिकेशन भी स्ट्रिक्ट हो जाती है। इसलिए नया बिल 2 वर्ष से अधिक डिले वाले मामले में जुडिशियल स्क्रूटनी को जोड़ना चाहता है कि आप जुडिशियल वेरीफाई करके आइए। सो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या जांचेगा, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी जुडिशियल ऑफिसर होता है। वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, विटनेसेस और परिस्थितियों को देखकर तय कर सकता है कि डिलेड रजिस्ट्रेशन जेन्युइन है या फैब्रिकेटेड।
फॉर एग्जाम्पल मैजिस्ट्रेट हॉस्पिटल पेपर्स, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स, स्कूल डॉक्यूमेंट्स, फैमिली रिकॉर्ड्स, ब्यूरियल या क्रिमेशन एविडेंस या विटनेस की स्टेटमेंट देख सकता है। जुडिशियल वेरिफिकेशन से लोकल इन्फ्लुएंस या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फॉल्स रजिस्ट्रेशन का रिस्क घट सकता है, लेकिन यही सेफगार्ड एक्सक्लूजन का कारण भी बन सकता है। किसी रूरल और गरीब फैमिली के पास हॉस्पिटल सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, कोर्ट तक जाने में ट्रैवल, डॉक्यूमेंटेशन और लीगल असिस्टेंस का खर्च आ सकता है। यदि प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स हुई तो जेन्युइन पर्सन बिना बर्थ सर्टिफिकेट के रह सकता है और बाद में एजुकेशन तथा वेलफेयर सिस्टम से भी बाहर हो सकता है। इसलिए फाइनल रूल्स में यह स्पष्ट होना चाहिए कि एक्सेप्टेबल एविडेंस क्या होगा, एप्लीकेशन कितने समय में डिसाइड होगी, लीगल असिस्टेंस उपलब्ध होगी या नहीं, और रिजेक्शन के विरुद्ध अपील कहां की जा सकेगी। यहां पे एक वैलिडेशन पॉइंट है। यहां असली पॉलिसी चैलेंज फ्रॉड प्रिवेंशन और डॉक्यूमेंट्री एक्सक्लूजन के बीच का बैलेंस है। यानी कि नियम इतने कमजोर ना हो कि फेक आइडेंटिटी बन सके और इतने कठोर भी ना हो कि जेन्युइन अनडॉक्यूमेंटेड सिटीजन्स लीगल आइडेंटिटी से वंचित हो जाए। सो द बैलेंस्ड कंक्लूजन इज दैट कि डिलेड बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन में स्ट्रॉन्गर वेरिफिकेशन जस्टिफाइड है, क्योंकि गलत सिविल रिकॉर्ड्स एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इनहेरिटेंस और वेलफेयर सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन जुडिशियल प्रोसेस एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और टाइम बाउंड होना चाहिए। अब यहां से चलते हैं पेज 6, ए हेल्दी टैक्स एडिटोरियल। इस एडिटोरियल का जो कोर आर्गुमेंट है वो ये है कि इंडिया की न्यूट्रिशन प्रॉब्लम अब केवल इस प्रश्न तक सीमित नहीं है कि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल रहा है या नहीं। देश एक ही समय पर अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों का सामना कर रहा है। एक तरफ बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अभी मौजूद है, दूसरी तरफ पैकेज्ड फूड्स, सुगरी ड्रिंक्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन तेजी से बढ़ रहा है। इसी बैकग्राउंड में दो महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन हमारे सामने आएंगे। पहला, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पैकेज्ड फूड्स पर मैंडेटरी फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग, जिससे FOPNL, और बेबी फूड्स में शुगर कंटेंट का स्पष्ट डिस्क्लोजर का सजेशन दिया है कि ये जो फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग है वो बिल्कुल मैंडेटरी रूप से उस पर डिस्क्लोज होना चाहिए। दूसरी ओर ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के नेतृत्व वाले लेट्स फिक्स आवर फूड कंसोर्शियम ने हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर यानी कि HFSS फूड पर हेल्थ टैक्स, अनहेल्दी फूड एडवर्टाइजमेंट पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और स्कूल्स में हेल्थियर फूड एनवायरनमेंट बनाने का सुझाव दिया है। इस आर्टिकल के अनुसार इंडिया में करीब 1.7 करोड़ चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स ओबेसिटी से प्रभावित हैं और 2030 तक की संख्या 2.7 करोड़ पार कर सकती है। इसलिए इस एडिटोरियल का जो कोर आर्गुमेंट है वो ये है कि सरकार केवल अवेयरनेस कैंपेन्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती, उसे फूड प्राइसिंग, लेबलिंग, एडवर्टाइजिंग और स्कूल एनवायरनमेंट सभी को साथ लेकर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाकर चलनी होगी। यूपीएससी के लिए विषय जीएस पेपर 2 में हेल्थ गवर्नेंस और रेगुलेटरी पॉलिसी, जीएस पेपर 3 में ह्यूमन कैपिटल, फूड इंडस्ट्री और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जीएस 4 में इंडिविजुअल चॉइस, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेट पैटर्नलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट के लिए उपयोगी है। ऐसे में मोरलेस फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड पब्लिक वेलफेयर, जिसको आप देख सकते हैं रिलेट करके। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इंडिया की ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी मुख्यतः हंगर और कैलोरी डिफिशिएंसी पे केंद्रित रही है। मिड डे मील हो जाए या PDS हो जाए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और पोषण अभियान जैसे स्कीम्स का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वल्नरेबल फैमिलीज को पर्याप्त फूड और न्यूट्रिशन मिले। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और चेंजिंग लाइफस्टाइल ने फूड एनवायरनमेंट बदल दिया। पैकेज स्नैक्स, स्वीट एंड बेवरेजेस, इंस्टेंट फूड्स और हाईली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स अब छोटे टाउन्स और रूरल मार्केट्स तक अब आसानी से इजिली अवेलेबल है। इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ अधिक होती है, एडवर्टाइजिंग बहुत ही अग्रेसिव होती है और इन्हें कंज्यूम करने के लिए कुकिंग या प्रिपरेशन की आवश्यकता कम होती है। और इस ट्रांजिशन का परिणाम यह है कि कोई व्यक्ति कैलोरी तो पर्याप्त जरूरत से अधिक कंज्यूम कर सकता है, लेकिन उसके डाइट में फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और क्वालिटी प्रोटीन की कमी हो सकती है। इसलिए ओवरवेट व्यक्ति भी न्यूट्रिशनली डिफिशिएंट हो सकता है और यही कारण है कि अंडर न्यूट्रिशन और ओबेसिटी एक दूसरे के कंप्लीट अपोजिट नहीं है। एक ही हाउस होल्ड में अंडरवेट चाइल्ड और ओवरवेट एडल्ट दोनों हो सकते हैं। इसे कई बार डबल बर्डन ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। अब आते हैं HFSS फूड क्या होता है। HFSS का पूरा नाम है हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर फूड्स। ऐसे फूड में फैट, सोडियम या एडेड शुगर की मात्रा निर्धारित न्यूट्रिशनल थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है। चिप्स हो गया, शुगरी ड्रिंक्स हो गया, कैंडीज हो गए, कुछ बिस्किट्स हो गए, स्विच एंड सीरियल्स हो गए, इंस्टेंट नूडल्स और कई अल्ट्रा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन किसी फूड को इसलिए अनहेल्दी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें फैट या शुगर मौजूद है।
नेचुरल फूड्स में भी फैट्स और शुगर हो सकते हैं, वास्तविक कंसंट्रेशन, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी और फूड की ओवरऑल न्यूट्रिशन क्वालिटी से। फॉर एग्जाम्पल, जो नट्स होते हैं उनमें फैट होता है, लेकिन उनमें प्रोटीन, फाइबर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसके विपरीत कोई पैकेज प्रोडक्ट बहुत अधिक कैलोरीज, साल्ट और एडेड शुगर दे सकता है, लेकिन इसमें फाइबर और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो सकते हैं। इसलिए HFSS रेगुलेशन के लिए साइंटिफिक थ्रेशोल्ड आवश्यक है। रूल्स को स्पष्ट करना होगा कि प्रत्येक 100 ग्राम, प्रत्येक 100 मिलीलीटर और प्रत्येक सर्विंग मात्रा को हाई क्या माना जाए, कितनी मात्रा को उसमें हाई माना जाए, वो थ्रेशोल्ड हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये फूड्स हेल्थ प्रॉब्लम कैसे बनते हैं ये समझते हैं। हाई शुगर कंजम्पशन बॉडी में एक्सेस कैलोरीज बढ़ा सकता है और समय के साथ ओबेसिटी तथा टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ाता है। एक्सेस सॉल्ट ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है, जबकि अनहेल्दी फैट्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज से जुड़े हैं। यहां यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ओबेसिटी केवल अपीयरेंस या बॉडी वेट का प्रश्न नहीं है, यह मेटाबॉलिक हेल्थ से जुड़ी कंडीशन है। एब्डोमिनल फैट, इंसुलिन रेसिस्टेंस, फैटी लिवर डिजीज, हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर रिस्क कई बार व्यक्ति के आउटवर्ड अपीयरेंस से पहले ही डेवलप हो सकता है। बच्चों और एडोलेसेंस में कंसर्न अधिक है, क्योंकि अर्ली फूड हैबिट्स एडल्टहुड तक चल सकता है। इसलिए बच्चे को बहुत कम उम्र में अत्यधिक मीठा भोजन दिया जाए तो उसकी टेस्ट प्रेफरेंस स्विच फूड्स की ओर कंडीशन हो जाती है। इसलिए बेबी फूड्स में शुगर डिस्क्लोजर का प्रपोजल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरेंट को पैकेट पे साफ दिखना चाहिए कि प्रोडक्ट में नेचुरली अकरिंग शुगर है या मैन्युफैक्चरर ने एडिशनल शुगर मिलाई। अब फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग क्या होता है? आज अधिकांश पैकेज फूड्स के पीछे न्यूट्रिशन टेबल दी हुई होती है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन छोटे लेटर्स और टेक्निकल यूनिट्स में लिखी होती है। सामान्य कंज्यूमर्स के लिए समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि 12 ग्राम शुगर अधिक है या कम, या सोडियम की दी गई मात्रा डेली रिक्वायरमेंट का कितना हिस्सा है। सो फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग में पैकेट के सामने सिंपल और प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि कंज्यूमर खरीदते समय तुरंत प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल क्वालिटी समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, पैकेट पर वार्निंग हो सकती है कि हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट, हाई इन सैचुरेटेड फैट। इसका पर्पस प्रोडक्ट बैन नहीं करना, बल्कि इंफॉर्मेशन असिमेट्री कम करना है। इंफॉर्मेशन असिमेट्री ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सेलर को प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी होती है, लेकिन बायर उसके हेल्थ इंपैक्ट को पूरी तरह नहीं समझता। फूड कंपनी इंग्रेडिएंट्स, फॉर्मुलेशन और सर्विंग साइज जानती है, जबकि कंज्यूमर अट्रैक्टिव पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट देख के डिसीजन ले सकता है। और क्लियर वार्निंग लेबल इस गैप को कम कर सकता है। तो क्या केवल पीछे की न्यूट्रिशन टेबल पर्याप्त क्यों नहीं है? अभी जो न्यूट्रिशन टेबल हमने देख रहे हैं वो क्यों नहीं है? सो फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग का एडवांटेज ये है कि कंज्यूमर को कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, लेकिन ये लेबल तभी इफेक्टिव होगा जब पैकेट के सामने क्लियरली विजिबल हो, इसकी लैंग्वेज बड़ी सरल हो, टेक्निकल टर्म्स सीमित हो, सर्विंग मैनिपुलेशन की गुंजाइश ना हो, लेबल एडवर्टाइजिंग ग्राफिक्स के बीच छिपाया ना जा सके। अब आते हैं लेट्स फिक्स आवर फूड कंसोर्शियम क्या है। एडिटोरियल में लेट्स फिक्स आवर फूड नामक नेशनल कंसोर्शियम का उल्लेख है, जिसका नेतृत्व ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा। इसका फोकस एडोसेंट न्यूट्रिशन और फूड एनवायरमेंट पर है। कंसोर्शियम का आर्ग्यूमेंट है कि इंडिविजुअल बिहेवियर को ब्रॉडर एनवायरमेंट से अलग नहीं हम देख सकते। यदि स्कूल के आसपास केवल सुगरी ड्रिंक, फ्राइड स्नैक्स और पैकेज फूड्स अवेलेबल हो, तो एडवर्टाइजमेंट्स बच्चों को टारगेट करके हेल्दी फूड और कंपैरेटिवली महंगा हो, तो चाइल्ड को केवल सेल्फ कंट्रोल की अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है। इसलिए रिकमेंडेशन केवल टैक्स तक सीमित नहीं है, इसमें स्कूल कैंटीन्स में हेल्दियर चॉइसेस, अनहेल्दी फूड मार्केटिंग पर रिस्ट्रिक्शन और क्लियर न्यूट्रिशन लेवल्स भी शामिल हैं। यह फूड एनवायरमेंट उस सिस्टम से है जो तय करता है कि लोगों को कौन सा फूड दिखाई देता है, कितनी कीमत में मिलता है और किस तरह एडवर्टाइज किया जाता है। अब यही बात है, हेल्थ टैक्स का बेसिक लॉजिक क्या है? हेल्थ टैक्स का उद्देश्य अनहेल्दी फूड से गवर्नमेंट रेवेन्यू कमाना भर नहीं है। इसका इकोनॉमिक लॉजिक ये कि प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस में उसके ब्रॉडर सोशल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाए। मान लो सुगरी ड्रिंक सस्ती है, लेकिन उसके एक्सेसिव कंजम्पशन से डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज बढ़ती है। ट्रीटमेंट का कुछ खर्च इंडिविजुअल उठाता है, लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल, इंश्योरेंस सिस्टम और टैक्स पेयर भी बर्डन शेयर करते हैं। इस सिचुएशन में प्रोडक्ट की जो प्राइवेट प्राइस कम दिखती है हमें, लेकिन इसका सोशल कॉस्ट अधिक होता है। ऐसे टैक्स को हम करेक्टिव टैक्स या ब्रॉडली पाइगोवियन टैक्स कहते हैं। इसका उद्देश्य ऐसी एक्टिविटी की कीमत बढ़ाना है जो सोसाइटी पर एक्सटर्नल कॉस्ट डालती है। सो टैक्स के दो पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला, हायर प्राइसेस के कारण कंज्यूमर कम हो सके। दूसरा, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में शुगर, सॉल्ट, फैट कम करके टैक्स कैटेगरी से बाहर आने का प्रयास करेंगे। इसे प्रोडक्ट रिफॉर्मुलेशन कहा जाता है। यहीं पे एडिटोरियल ने कोलंबिया का एग्जाम्पल दिया है। एडिटोरियल कोलंबिया को एग्जाम्पल देता है जहां पैकेज्ड और अनहेल्दी फूड्स पर प्रोग्रेसिव टैक्स लागू किया गया। टैक्स पहले 10% था, अगले वर्ष 15%, फिर
20% तक बढ़ाया गया। प्रोग्रेसिव इंक्रीज का उद्देश्य ये था कि कंज्यूमर्स और कंपनीज को अचानक शॉक देने के बजाय ग्रेजुअल एडजस्टमेंट का टाइम मिले। आर्टिकल ये भी कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2017 से कम 133 कंट्रीज ने किसी न किसी तरह के हेल्थ टैक्स को इंट्रोड्यूस या इंक्रीज किया है। लेकिन दूसरे देशों का मॉडल इंडिया में ऑटोमेटिकली कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के फूड हैबिट्स, इनकम लेवल्स, इनफॉर्मल फूड मार्केट्स और न्यूट्रिशनल नीड्स अलग हो सकते हैं। इंडिया को अपने साइंटिफिक थ्रेशोल्ड्स और कंजम्पशन पैटर्न के अनुसार पॉलिसी डिजाइन करनी होगी। और एक और बात, हेल्थ टैक्स रिग्रेसिव भी हो सकता है। कैसे? टैक्स के खिलाफ सबसे मजबूत आर्गुमेंट ये है कि ये पुअर हाउस होल्ड्स पर डिसप्रपोर्शनेट बर्डन डाल सकता है, क्योंकि रिग्रेसिव टैक्स वो होता है जिसमें लो इनकम पर्सन अपने इनकम का लार्जर शेयर टैक्स के रूप में खर्च करता है, जबकि हाई इनकम पर्सन पे रिलेटिवली कम बर्डन होता है। तो यदि अफोर्डेबल पैकेज फूड महंगा हो जाए लेकिन नियर बाई मार्केट में फ्रूट्स, पल्सेस मिल्क, न्यूट्रिशियस मिल्क अफोर्डेबल ना हो, तो गरीब कंज्यूमर के पास वास्तविक अल्टरनेटिव नहीं होगा। इसलिए केवल टैक्स लगाकर हेल्दी चॉइस की अपेक्षा करना अनफेयर है। उदाहरण के लिए किसी अर्बन वर्कर के पास कुकिंग फैसिलिटी या पर्याप्त समय न हो और उसके वर्क साइट के आसपास केवल पैकेज्ड फूड उपलब्ध हो, टैक्स प्रोडक्ट और उस टैक्स के कारण वो प्रोडक्ट महंगा हो जाए, लेकिन उसकी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट तो नहीं बदलेंगी। तो क्या हेल्थ टैक्स फिर भी करेक्टिव हो सकता है? हाँ, लेकिन उसकी डिजाइन को हमें इंप्रूव करना होगा। टैक्स को ब्रॉड फूड कैटेगरीज पर ब्लाइंडली लगाने के बजाय क्लियर न्यूट्रिशनल थ्रेशोल्ड से हमें जोड़ना पड़ेगा। ऑर्डिनरी स्टेपल्स और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स को टारगेट नहीं करना चाहिए। कलेक्टेड रेवेन्यू को न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, स्कूल मील्स, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस और हेल्दी फूड्स की अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने में उपयोग किया जा सकता है। सो गवर्नमेंट हेल्थियर प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी या जीएसटी रिलीफ दे सकती है, ताकि पॉलिसी केवल अनहेल्दी फूड को महंगा न करे बल्कि हेल्दी फूड को कंपैरेटिवली एक्सेसिबल भी बनाए। सो इस तरह टैक्स रिग्रेसिव बर्डन के बजाय करेक्टिव पब्लिक हेल्थ इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। अब यहां पे एक और जो बहुत बड़ा प्रश्न है, पैटर्नलिज्म वो कॉन्सेप्ट होता है जहां पर स्टेट, यानी कि राज्य वाला स्टेट नहीं, जो हमारे बिहार और यूपी है, पॉलिटिकल स्टेट, कि स्टेट कंज्यूमर के चॉइसेस में कितना हस्तक्षेप कर सकता है। सो यहां पे क्रिटिक्स कहते हैं कि एडल्ट सिटीजन्स को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वो क्या खाएंगे। ये हमारा राइट टू चूज है, हमारी चॉइस की हमारी फ्रीडम है। सो गवर्नमेंट हमारे फूड प्रेफरेंसेस को डिसाइड नहीं कर सकती। सो गवर्नमेंट को पर्सनल डाइट डिक्टेट नहीं करनी चाहिए। ये आर्गुमेंट इंडिविजुअल लिबर्टी पर आधारित है, इसी को अपन पैटर्नलिज्म बोलते हैं। लेकिन चॉइस तभी ट्रूली फ्री मानी जा सकती है जब कंज्यूमर को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले और उसे मैनिपुलेशन से बचाया जाए। यदि बच्चे कार्टून एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित होकर पैकेट हेल्थ रिलेटेड क्लेम्स करें, सुगर कंटेंट, टेक्निकल लैंग्वेज और छिपा हुआ कंपनी साइकोलॉजिकल मार्केटिंग टेक्निक्स का उपयोग करें, तो कंप्लीटली इन्फॉर्म चॉइस नहीं है। इसलिए स्टेट का रोल प्रोडक्ट बैन करने के बजाय 3 लेवल्स पे हो सकता है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेवल कराना, मिसलीडिंग मार्केटिंग रोकना और हेल्थ कॉस्ट को प्राइस में रिफ्लेक्ट करना। इसे पैटर्नलिज्म और ऑटोनॉमी के बीच में मिडिल पाथ कहते हैं। यहीं पे नज का कॉन्सेप्ट आता है। रिचर्ड थैलर ने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। नज और कोअर्सन में क्या अंतर है? नज ऐसी पॉलिसी होती है जो चॉइस को पूरी तरह समाप्त किए बिना डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट को बदल देती है। सो फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग एक नज है। कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद सकता है, लेकिन उसे रिस्क प्रोमिनेंटली दिखाया जाता है। और टैक्स स्ट्रॉन्गर इंटरवेंशन है, क्योंकि वह प्राइस को बदलता है। और बैन सबसे कठोर इंटरवेंशन होगा, क्योंकि चॉइस को ही समाप्त कर देता है। सो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में सामान्यतः कम रेस्ट्रिक्टिव और इफेक्टिव उपाय को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। यदि क्लियर लेबल्स और एडवर्टाइजिंग रेस्ट्रिक्शन सफिशिएंट है तो एक्सेसिव टैक्सेशन की आवश्यकता कम हो सकती है। लेकिन हाई डिजीज बर्डन की स्थिति में मल्टीपल मेजर्स साथ में अपनाए जा सकते हैं। सो द बैलेंस्ड कंक्लूजन इज दैट कि हेल्दी टैक्स ओबेसिटी का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अर्बन डिजाइन, स्कूल एनवायरनमेंट, फैमिली इनकम्स, हेल्दी फूड अवेलेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह कहना भी सही नहीं होगा कि फूड चॉइसेस केवल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनीज प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, प्राइसिंग और मार्केट के माध्यम से कंज्यूमर बिहेवियर को शेप करती हैं। इसलिए गवर्नमेंट रेगुलेशन जस्टिफाइड हो सकता है। और टैक्स तभी फेयर होगा जब साइंस बेस्ड थ्रेशोल्ड पर लागू हो, हेल्दी अल्टरनेटिव्स को अफोर्डेबल बनाया जाए और कलेक्टेड रेवेन्यू को न्यूट्रिशन तथा पब्लिक हेल्थ में लगाया जाए। सो कोर टेकअवे इज दैट ओबेसिटी को केवल पर्सनल फेल्योर मानना गलत है। फ्रंट ऑफ पैक लेबल्स इन्फॉर्म चॉइसेस बढ़ाते हैं, एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन मैनिपुलेशन कम करती हैं और केयरफुली डिजाइन हेल्दी टैक्स अनहेल्दी कंजम्पशन की सोशल कॉस्ट को प्राइस में इंक्लूड करता है। लेकिन टैक्स को गरीब कंज्यूमर्स के लिए पनिशमेंट नहीं, हेल्दियर फूड एनवायरनमेंट बनाने में इंस्ट्रूमेंट के रूप में हमें डिजाइन करना पड़ेगा।